किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है क्योंकि आज हम बात करेंगे नैनो उर्वरकों के बारे में। किसान भाइयों, हम में से कौन होगा जिसने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना किया हो, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत अगर भारत में हुई है तो उसके पीछे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत बड़ा महत्व रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अभी अभी हमारे जो हरित क्रांति के प्रवर्तक थे आदरणीय स्वामीनाथन सर, जो पद्मश्री भी थे, उनका भी अभी देहांत हुआ। उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, पत्तियां भोजन बनाती हैं पौधे के लिए, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसकी रसोई तक यानी पत्तियों तक अगर हम उर्वरक पहुंचा दें, खाना सीधे पहुंचा दें, तो पौधा ज़्यादा बढ़िया उत्पादन दे सकता है। ये एक नया सिद्धांत है और इसी के पीछे नैनो उर्वरकों की कहानी छुपी हुई है। आइए, आज नैनो उर्वरक जो संस्था आप तक पहुंचा रही है यानी इफ़को, आप में से ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं, उसके उप महाप्रबंधक सेवाएं, कृषि सेवाएं जो हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिनेश सोलंकी सर नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और किसान भाइयों, आपके प्रतिनिधि, किसानों के प्रतिनिधि, सफल किसान नारायण सिंह मारण जी, जो कि मेंडोरी गांव भोपाल के पास में है, वो भी हमारे साथ से यहाँ मौजूद हैं। और इन दोनों से मिलकर हम बातचीत करेंगे उर्वरकों के महत्व के बारे में, साथ ही नैनो उर्वरक, इस विषय पर पूरी चर्चा होगी। तो हमसे जुड़े रहिएगा और बीच में आप फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको पता है, फ़ोन नंबर्स आपको मालूम है, 0755-266-0049 और दूसरा नंबर जो टोल फ्री है उस पर आप फ़ोन लगाइए और हमसे बातचीत कीजिए अगर आपको नैनो उर्वरकों के बारे में कोई भी सवाल पूछना है। तो डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि उर्वरक क्यों ज़रूरी हैं और किस तरीके से पौधे को बढ़वार के लिए अब ज़्यादा आवश्यकता बढ़ती जा रही है क्योंकि हमें ज़्यादा उत्पादन लेना है। तो इसके महत्व पर छोटी सी बात कर लें, उसके बाद हम सीधे नैनो उर्वरकों पर बात करेंगे। जी सर, जैसा भी आपने कहा कि कोई फसल उत्पादन हम लेते हैं तो उसके लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और आमतौर से हम ये माना जाता है कि 16-17 तरह के पोषक तत्व हैं जो फसल की सही तरीके से उत्पादन देने के लिए, उसकी सही वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी हैं। और आमतौर से जो मुख्य रूप से जो हम किसान भाई यूज करते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है। जो आमतौर से आपने देखा होगा रासायनिक खादों की हम जब बात करते हैं तो उसमें यूरिया है, डीएपी के है या एनपीके के डिफरेंट जो कई तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस फर्टिलाइजर आते हैं मार्केट में, उनके द्वारा प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमारे अभी आज के समय हम बात करें तो देखिए जिंक सल्फेट है, जो जिंक की कमी आ रही है ज़मीन में, उसके उपयोग से हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। गंधक की भी हमारी ज़मीन में कमी आ रही है। अगर हम बात करें तो करीब करीब 50% नमूना आज हमारी गंधक की कमी की वजह से ज़मीन हमारी प्रभावित हो रही है, तो उसके लिए हम सल्फर बेंटोनाइट का उपयोग करके कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे जो पोषक तत्व हैं, आपको जैसे अब मैंने ये कहा मैग्नीशियम है, काफ़ी फसलों में किसान भाई उपयोग करते हैं। बोरोन है जो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। इसी तरह के आयरन है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है। इस तरह के बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो फसल के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। सोलंकी सर, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे किसान भाई बाराबंकी यूपी के किसान भाई हैं, हमारे नियमित दर्शक नंद किशोर मिश्रा जी, इनका हम स्वागत करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद किशोर मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ, जो ये नैनो यूरिया है तो हमें ये फसल की किस उम्र में डालना चाहिए, क्योंकि जब फसल खेत को ढक ले तब हमें डालना चाहिए और किस समय में डालना चाहिए। ऐसा मौसम खराब हो जाता है, कोहरा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, तो हमें किस तरह का चुनाव करना चाहिए। मिश्रा जी, आपके हर एक सवाल का जवाब हम देंगे। पहले हमें सोलंकी साहब ने बताया है कि जो पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और उसके बाद अब जो मुख्य होते चले जा रहे हैं, जस्ता है, सल्फर है, मैग्नीज है, बोरान है और बहुत सारे जो माइनर से मैक्रो में और मैक्रो से मेजर में चले जा रहे हैं, यानी मुख्य पोषक तत्व हो रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम धीरे धीरे आप तक आएंगे नैनो यूरिया के बारे में। डॉक्टर साहब, क्रमशः ही हम बताएं इनको। हाँ नहीं, इनका अगर क्वेश्चन है हम जी जी, ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन किया है।
जैसे कि आपने कहा कि हम नैनो यूरिया को फसल की कौन सी अवस्था पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये बताया गया था कि ये जो नैनो यूरिया है पौधे की पत्ती के माध्यम से पौधे के अंदर जाता है और पौधे की जो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति करता है। अब आपने कहा कि फसल विशेष के अनुसार से कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो चौड़ी पत्ती वाली होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं, खासतौर से जैसे गेहूं की फसल है या धान की फसल है। अगर उन फसलों में हम नैनो यूरिया उपयोग कर रहे हैं तो हमको फसल की जो अवस्था है करीब 35 से 40 दिन की हो जाए, तब उस अवस्था पे हमको ये नैनो यूरिया को स्प्रे करना चाहिए फसल में। उसके पीछे कारण ये है कि जब बहुत जल्दी की अवस्था में हम स्प्रे करते हैं, पत्तियाँ छोटी होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो स्प्रे है बहुत सारा ज़मीन के ऊपर गिरता है, फसल के ऊपर नहीं गिर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है उसका पूरा प्रभाव फसल को नहीं मिल पाता। और अगर हम जो फसल पूरी भर जाता है, पूरा खेत भर जाता है, पत्तियाँ पूरे खेत को घेर लेती हैं, उस अवस्था पे हम करेंगे तो ये उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह कुछ जो चौड़ी पत्ती वाली फसल होती है उनमें हम जो है ना करीब 25 से 30 दिन के उस पर जब हम इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। और स्प्रे करने के लिए जो डोज हम आपको कार्यक्रम के बीच में बताते रहेंगे किस तरह से इसका डोज बनाना है, किस तरह से घोल बनाना है। तो ख़ास तौर से जो आपने हमारा क्वेश्चन ये किया है कि कौन सी अवस्था पर डालना चाहिए, और शायद दूसरा कोई क्वेश्चन और था इनका कुछ। हाँ, इन्होंने कहा कि कब डालना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं डालना चाहिए। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन के उसमें यह है कि आपका जब बारिश हो जाए, जब आपने कोई स्प्रे किया है और स्प्रे करने के करीब 12 घंटे के अंदर किसी तरह से बारिश हो जाती है, तो क्या होता है कि पत्ती के ऊपर से घुल के नीचे आ जाता है। तो उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए, दोबारा से स्प्रे इसका कर देना चाहिए। और बाकी ये है कि जब हम इसका स्प्रे करें तो इसके लिए सावधानी तो विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि इस बोतल को, चूँकि ये नैनो पार्टिकल्स इसके अंदर है, तो जो स्प्रे करते समय इसको बोतल को थोड़ा हिला लें। और जो हमारा स्प्रे करते समय जो प्रोटोकॉल में आता है, जैसे हमारे हाथ में ग्लव्स पहनना है, मुंह पे मास्क लगाना है, ये कोई सुरक्षा की दृष्टि से वैसे इसमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चूँकि कोई भी स्प्रे हम करते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत आता, तो उस चीज़ों पर भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लीजिए, कृषि रसायनों का प्रयोग करना है तो सावधानियाँ भी डॉक्टर ने बता दी साथ में, और कब करना है कब नहीं करना है ये भी मिश्रा जी के माध्यम से सभी किसानों तक बात पहुंची होगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नैनो यूरिया, ये बार बार नैनो की जो बात आ रही है, तो हमारे किसान भाई की आंखों में ये प्रश्न उभर रहा होगा नैन से कि ये अंततः नैनो में जो गोल गोल दाने थे वो कैसे बदल गए और नैनो का मतलब क्या होता है। देखिए, नैनो के पीछे जो कहानी है, ये नैनो बनाने की, जो हमारा किसान है, आमतौर से हमारा किसान भाई जब वो फसल का उत्पादन करता है तो उसमें जो अत्यधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करता है, क्योंकि यूरिया से क्या होता है, यूरिया से मिलता है नाइट्रोजन जी, और नाइट्रोजन का गुण ये होता है कि पौधे के हराना लाना होता है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जो किसान भाई इस उसमें वो अत्यधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक भी हम यूरिया का उपयोग कर लेते हैं। और आमतौर से आपने देखा होगा बहुत कम किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई पोषक तत्व उपयोग कर रहे हो या रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हो या कोई भी चीज़ डाल रहे हो, तो मिट्टी की जांच करा लेंगे तो उस पर ये पता लग जाएगा कि वास्तव में हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, और उस तत्व को देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसमें दो तरह से होता है, एक तो क्या होता है कि जब कभी ज़्यादा मात्रा में उर्वरक उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से तो हमको फ़ायदा तो मिलता नहीं है, बजाय हमारी नुकसान होता है। जैसे कई बार हमने देखा होगा किसान भाई ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं यूरिया का, और यूरिया के उपयोग से क्या होता है कि यूरिया को आपने देखा होगा कि वो 30 से 40% ही फसल को मिल पाता है, बाकी या तो ज़मीन में नीचे घुल के चला जाता है या ज़मीन पे ऊपर रह जाता है तो हवा में गैस बन के उड़ जाता है। तो उसका फ़ायदा किसानों को भी नहीं मिल पाता और फसल को भी नहीं मिल पाता। तो उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए कि यूरिया की जो मात्रा है उसको कम कर लें, और कम कर लें उसकी जगह पे, चूँकि यूरिया नाइट्रोजन देता है और नाइट्रोजन फसल के विकास के लिए ज़रूरी है, उसके लिए फिर हमको ज़्यादा यूरिया डालने की वजह से क्या होगा, हमारी ज़मीन ख़राब होने लगी, हमारी जो है पानी ख़राब होने लगा, ज़मीन के अंदर जो पानी है वो ख़राब होने लगा, हमारा वातावरण ख़राब होने लगा। और आपने देखा होगा तो उस परिस्थिति में फिर एक बार आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात में एक कहा था, किसानों से निवेदन किया था कि वो रासायनिक खादों का उपयोग कम करें, खपत कम करें।
तो इसी चीज़ को हमने इफ़को ने एक चुनौती के रूप में, हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, उन्होंने इस चुनौती को एक उसके रूप में लिया कि क्यों ना हम इसका कुछ ऐसा विकल्प ढूंढें जिससे पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाए और जो इसकी जो नुकसान है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उससे बचा जा सके। तो इसके लिए फिर हमारे वैज्ञानिकों ने लगातार 2016 से लगातार हम इस पर अनुसंधान करते रहे और फिर अनुसंधान के बाद इस तरह का आपने देखा होगा, ये आप देख रहे हैं नैनो यूरिया की इस तरह की बोतल है और इसमें एक लिक्विड फॉर्म में हम ये लेके आए। इसमें क्या है, ये पौधे की पत्ती के ऊपर डाला जाता है और पत्ती के ऊपर डालने से ये पौधे के सिस्टम में चला जाता है और जो पौधे की नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी जो ज़रूरत होती है, उसकी ये पूर्ति कर देता है। और ये चूँकि लिक्विड रूप में होता है तो पौधे पर छिड़काव के माध्यम से देना होता है। इसकी वजह से ये ज़मीन पे भी नहीं जाता और पर्यावरण में हवा में गैस बन के भी नहीं जाता, तो पर्यावरण सुरक्षित होता है और पौधे को उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। जैसे अगर बात करें तो जो बोरी में आता था यूरिया जी, तो उसकी मात्रा के बराबर अगर इसको रखना हो तो कितने यूरिया के बराबर एक शीशी होगी आपकी? देखिए बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। ये जो नैनो की बोतल है, ये 500 ml की बोतल है, इसमें आधा लीटर की बोतल है और ये जो है एक बोरी यूरिया, जो अभी 45 किलोग्राम का बोरा आता है, पहले ये 50 किलोग्राम का आता था, तो वो 45 किलोग्राम के बोरे के बराबर ये पौधे को जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा कर देता है। तो आपने किसान का वजन घटा दिया। हम समझते हैं कि इसकी दर भी ज़रूर उसमें राहत किसान को मिली होगी और जो भीड़ लगती थी यूरिया के लिए वो भी शायद कम हो रही होंगी, उस पर मैं फिर से आऊँगा। लेकिन अभी हमारे साथ जो सफल किसान बैठे हैं, नारायण सिंह मारण सर, मारण जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने ये प्रयोग किया कि नहीं इसका? बिल्कुल प्रयोग नैनो किया यूरिया है, का प्रयोग करा है। 2 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओहो, जो बोरी में यूरिया आता था उसका तो मैंने बहुत कम यूज़ करना कर लिया। बाद अधिकतर यही करते हैं। इसका क्या रिजल्ट अच्छा है, अच्छा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये सीधे पत्तों पर जाता है। ये वो पत्तों पर जाने के कारण जो पोषक तत्व गेहूँ को या जो भी फसल अपन बोते हैं उसको मिलना चाहिए, वो भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ती है। और ग्रोथ के अलावा जो जैसे पीलापन रहता है गेहूँ में, तो उसको एकदम हरा कर देता है एकदम। अच्छा। मतलब बहुत बेस्ट रिजल्ट है। मैंने 2 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने पोषक, आपने कौन कौन सी फसलें लगाई, कौन कौन सी फसलों पर इसका अभी प्रयोग तो किया? वर्तमान में चना और गेहूँ ही है। और इस पर इसका प्रयोग किस फसल पर किया है? इस पर मैंने गेहूं पे भी करा है और धान की फसल पे भी करा था पिछली बार। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही फसलों पर इसका असर आपको दिखने को मिला। बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, हमने देखा ये व्यवहारिक रूप से ये एक तरह से गवाही हमारे मारण साहब ने दी कि ये उपयोगी है, आप सभी के लिए उपयोगी है। हम जानना चाहेंगे सोलंकी सर से कि केवल यूरिया या अन्य उर्वरकों की ओर भी आप बढ़ रहे हैं नैनो उर्वरक लेकर? देखिए शुरुआत हमने की थी, क्योंकि किसान अत्यधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग कर रहे थे, तो अब उसको पहले हमने इसमें लक्ष्य में रखा था कि ऐसे कोई उत्पाद बनाया जाए जिससे यूरिया का खपत कम की जाए। तो इसके लिए नैनो यूरिया शुरुआत में हमने बनाया था। लेकिन देखा कि धीरे धीरे जब किसान भाई जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, उसका अभी जो बुवाई के समय हम डालते हैं, जब आमतौर से किसान जो खेतों में बुवाई कर रहा होता है, बेसल के रूप में उसको देते हैं, तो फिर हमारे प्रबंधन ने सोचा कि इस तरह का भी एक उत्पाद लाया जाए जो हमारे DAP की जो खपत है को भी कम कर सके। क्योंकि कोई भी रासायनिक है ज़मीन में जाता है तो उसको नुकसान होते ही हैं, और ख़ासतौर से जो हम फॉस्फोरस उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा, वो करीब 15 से 20% ही पौधे को मिलता है और बाकी वो ज़मीन में जाकर ज़मीन को ही ख़राब करता है, जिससे तो यूरिया ख़राब करता है। तो इसके पीछे भी हमारा यही था कि लक्ष्य कि ये किसानों को इस तरह का एक और उत्पाद लाया जाए जो बुवाई के समय जब हम डालते हैं, उससे क्या होता है कि जब पौधा शुरू की अवस्था में होता है, जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरण हो रहा होता है, उस समय पौधे को भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और उस समय हम फॉस्फोरस का बड़ा रोल होता है उसमें। तो इसके लिए फिर नैनो DAP, जैसे अभी आपने देखा नैनो DAP का इस तरह की बोतल, जैसे नैनो यूरिया है इसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा इसमें डालने में दो में थोड़ा सा अंतर है। इसको हम सिर्फ छिड़काव के माध्यम से ही देते हैं। नैनो DAP को हम 2 तरीक़े से देते हैं। छिड़काव के माध्यम से तो देते ही हैं, साथ साथ जब हम बुवाई कर रहे होते हैं तो बुवाई करते समय बीज को उपचारित भी हम इसके माध्यम से कर देते हैं। और उपचारित करने के लिए हमारा जो है कि 1 किलोग्राम अगर बीज ले रहे हैं, है ना, तो 5 ml की मात्रा, 5 ml नैनो DAP आपका इसमें देखिए नापने के लिए मैं बताऊं, ये जो ढक्कन है ना, ये 25 ml का ढक्कन है। तो किसान को बड़ा इजीली आराम से खेत में भी नाप सकते हैं और अपने घर पे भी अगर कुछ जो बीज को उपचारित कर रहे हैं तो वहाँ भी इसको नाप के आराम से 25 ml का ढक्कन होता है।
तो 1 किलोग्राम बीज के लिए 5 ml दे करके और उसको हल्के हाथ से मिला करके, अगर हम 100 किलोग्राम किसान भाई बीज ले रहा है तो पूरी बोतल का उपयोग उसमें आराम से बीज को उपचार करके कर सकते हैं। और बीज को जब थोड़ा सा छाया में रख दें और जब बीज पे से नमी कम हो जाए तो उसको बुवाई के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और ज़्यादा बात करना है, बहुत सारे प्रश्न आपको पूछना है, हमारे किसान भाई भी तैयार बैठे होंगे अपने सवाल लेकर, लेकिन एक छोटा सा विराम लेते हैं और फिर से आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे किसान भाई देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और विराम से जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे इफ़को यूरिया, इफ़को DAP के बारे में, जो कि नैनो फॉर्म में है। नैनो यानी तरल और बहुत बारीक किरणों जो कण हैं उसके माध्यम से प्रसारित होने वाले उर्वरक, बहुत कम मात्रा में प्रसारित होने वाले उर्वरक। हम सोलंकी साहब से ये जानना चाहेंगे सर, आपके ये जो उत्पाद हैं क्या इनका कॉम्बिनेशन भी हम उपयोग कर सकते हैं? और पहले सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपने कहा कि एक बोरी एक बोतल में आकर समा गई, अब बोरी से जेब तक आ गई जी, तो क्या दरों में भी कुछ कमी आई है? किसान को कुछ राहत मिलेगी? निश्चित रूप से ये नैनो यूरिया जो परंपरागत दाने वाले यूरिया है उससे रेट में काफ़ी कम है। और इसी तरह का DAP का भी ये बोतल है ना, ये आपके एक बोरा जो DAP आजकल आमतौर से 1350 रुपये का मिलता है, ये 600 रुपये की बोतल है और ये 225 रुपये का है। जो यूरिया की जो दर है 267 रुपये करीब पड़ती है। तो दोनों में दरों में भी कमी है। और जैसे आपने कहा इनका दोनों को मिला जुला के हम उपयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा वो जो बात रह गई थी, सीड को ट्रीटमेंट तो हम कर रहे थे जी, साथ साथ जैसे हमारे किसान भाई जो अभी बता रहे हैं नारायण सिंह जी, इन्होंने बताया धान की फसल उगाई है इन्होंने, और धान की फसल में नैनो DAP का वो उपयोग किया है, नैनो यूरिया का उपयोग किया है। तो धान की फसल में क्या करना है कि जैसे कि जो रुपाई करते समय जड़ों को इसके घोल में, जैसे हमें अब जैसे बताया कि अगर आप 10 लीटर पानी लें और उसमें 1 लीटर पानी में 5 ml मात्रा जी, अगर नैनो DAP की डालते हैं तो 50 ml नैनो DAP, और उसमें धान की जो रोपाई की जो नर्सरी से निकाल करके उसमें अगर हम डाल देते हैं करीब आध घंटे के लिए, इसके बाद उनकी रोपाई करते हैं मेन खेत में, अब लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके जो DAP के जो वो है पार्टिकल्स है उसके जड़ों के साथ में खेत तक जाते हैं। और जब भी जड़ें जब जमता है पौधा तो तुरंत उसको वहाँ पे जो नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों चीज़ मिल जाती है और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि नैनो DAP को जो आपको, जैसे में नैनो यूरिया को भी हम छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं, इसको भी उसी अवस्था पर छिड़काव के माध्यम से 25 से 30 दिन पे हम आराम से इसको उपयोग कर सकते हैं। दोनों को मिला करके उपयोग कर सकते हैं। नैनो यूरिया नैनो DAP कंपेटिबिलिटी भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट फसल की ज़्यादा है, कुछ फसलें ऐसी होती है जिनकी दोनों पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का है, कुछ सब्जियों में, ऐसी फसलों में, तो आप दोनों को मिला करके भी कर सकते हैं। दोनों को मिला करके दो जो आपकी जो 5 ml ये है, 5 ml ये आपको ले करके आप आराम से 1 लीटर के हिसाब से मिला कर। लेकिन कभी कभी ऐसा समय होता नहीं है, हमको उर्वरक भी डालना है ये और कीटनाशक भी डालना है, क्या ऐसी विशेष परिस्थितियों में कीटनाशक को भी हम मिला सकेंगे?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान भाई आमतौर से अपने खेत में खरपतवार नाशी या जो इंसेक्टिसाइड जो जिनको कीटनाशी कहते हैं, उनका उपयोग तो आमतौर से करता ही है, छिड़काव के माध्यम से करता है। तो आमतौर से हम ये कहते हैं कि कुछ जो कीटनाशी हैं उनके साथ आराम से इनको मिला के हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा मैं एक सुझाव दूंगा कि वो जब दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं, कोई जिस दवा का छिड़काव करने चाह रहे हैं और नैनो यूरिया या नैनो DAP के साथ मिला के करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले एक जार टेस्ट होता है जी। जार टेस्ट बिल्कुल सिंपल टेस्ट है। जिस तरह का ये पानी गिलास रखा हुआ है, इसी तरह 3 खाली कांच की गिलास ले लें और एक गिलास में नैनो DAP घोल बना लें या नैनो यूरिया का घोल बना लें। दूसरे में जिस केमिकल को आप मिला करके उपयोग करना चाहते हैं उसका घोल बना लें और दोनों को फिर तीसरा जो खाली गिलास है उसमें अगर मिलाते हैं तो फिर उसमें अगर कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, वो बिल्कुल जो घोल है बिल्कुल ऐसा बना रहता है, मतलब रंग में वैसे रंग में या कुछ नहीं होता है, तो आराम से उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर उसमें दूध जैसा हो जाता है, दही जैसा हो जाता है या पकड़ने पे वैसा गर्म महसूस होता है, तो उस अवस्था पे इसको फिर नहीं मिलाना चाहिए, कंपेटिबिलिटी नहीं बनती तो मतलब है। दो केमिकल्स के दोस्त और दुश्मनी की पहचान बड़े आसानी से कर आराम से सकते हैं। किसान बहुत भाई अच्छा कर आपने प्रयोग बताया। मारण साहब की ओर हम लौटेंगे। नारायण सिंह मारण साहब, किस तरीके से आप अपनी खेती को उन्नत बना रहे हैं, कैसे आप अच्छे बीजों का अच्छे प्रयोग कर पा रहे हैं आप, जिससे कि आपका उत्पादन अच्छा आता है? क्या क्या उत्पादन आपने लिया है वो भी हमें बता दें। तो बीज में तो हम प्रमाणित बीज का ही उपयोग करते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ निकलता है ना, तो हम तो सेल करते हैं, मगर प्रमाणित बीज जो होता है उसी का यूज़ करते हैं। उससे क्या पैदावार में 10 से 15% अंतर आ जाता है। जैसे अगर अपन घर का गेहूं है और उसी का अपन इस्तेमाल बोने में कर रहे हैं बुवाई के लिए, तो उसमें लगभग जैसे मान लो 15 से 20 का एवरेज देता है प्रति एकड़। और अगर प्रमाणित बीज का उपयोग करते हैं अपन तो 25 से 30 तक भी जाता है। अच्छा, तो उससे अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसान भाई। बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। 15 से 20 से 15 से 25, बहुत 20 से 25 15 बहुत से हो जाता है। 20 से 25% जो है फायदा मिलता है उसमें प्रमाणित बीज उपयोग करते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है जी। और दूसरा जैसे ये इफ्को का नैनो यूरिया जो है, और अब DAP भी आ गया। DAP का भी हम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, DAP का इस्तेमाल भी करेंगे। सबसे पहली बात यह कि जैसे अपन एक बॉटल है, मान के चलो ये एक बॉटल है, इसमें है 500 ml वजन और उसमें बोरिंग होता है 45 किलो वजन। किसान को डालने में बहुत असुविधा होती है उसमें। उसको लाद के ले जाओ सिर पे या कंधे पे, जैसा फिर बाल्टी में लेके जाओ, मतलब वजन भी लगता है उसमें और गेहूँ भी उतना रिजल्ट नहीं आता है। ये क्या हल्का है, एक छोटा सा जैसे 125 लीटर अपन ml पानी यूज़ करते हैं, 125 किलोग्राम लगभग लीटर पानी प्रति एकड़ में। तो उसमें इसकी मात्रा जो जैसे बताते हैं दुकानदार, जिससे हम लेके आते हैं उस हिसाब से अपन यूज़ करते रहते हैं, 5 ml 8 ml इस तरह से। तो ये बहुत सुविधापूर्ण है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। और इसमें ना कोई वजन है, 500 ml है, 1 एकड़ में पर्याप्त मात्रा में डल जाता है। अच्छा, कुछ आपके यहाँ पशुपालन भी होता है? हाँ, पशुपालन, ये कृषि और पशुपालन तो एक दूसरे का पूरक मतलब व्यापार है, कुल मिला के धंधा है। अच्छा, अब मैं सोलंकी साहब की ओर लौटता हूँ। मैं पूछना चाहूँगा सोलंकी सर कि जो पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, गोबर होता है, गोमूत्र होता है या पशुओं का मूत्र होता है, उसके साथ ये जो आपका सागरिका प्रोडक्ट है, इसको मिला के क्या उसको और ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सशक्त बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अभी हमारे किसान भाई ने बताया कि लगातार जो रसायन मुक्त खेती करने की हम बात करते हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है कि जब हम जो जैविक खेती की हम बात करते हैं, तो जैविक खेती में जो बहुत सारे कंपोनेंट है, कार्बनिक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आम आदमी, आम किसान हैं जो इन चीज़ों को उपयोग करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो सारी जो निर्भरता है रासायनिक खादों के ऊपर बढ़ती जाती है। उसको कम करने के लिए ये सारी चीज़, जैसे अभी अब सागरिका का नाम लिया आपने, सागरिका ये बहुत अच्छा ये उत्पाद है। इसमें पौधे के लिए जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं सब इसके घोल में मिलते हैं और इसको छिड़काव के माध्यम से हम दे सकते हैं। 2 तरह से मिलता है, ये जो लिक्विड रूप में भी है, और अगर किसान भाई किसी तरह छिड़काव नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो दाने वाला में भी आता है। अच्छा, तो उसको भी अगर खड़ी फसल में छिड़काव दे देंगे, छटक के जैसे देते हैं, तो उससे भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। और ये किसानों के लेवल पे तो ये बहुत अच्छी इसकी मांग भी रहती है। और इसको अगर हम जैसे अभी आपने मिलाने की बात की थी, तो हाँ, तो हम ये नैनो यूरिया के साथ मिला सकते हैं, नैनो DAP के साथ मिला सकते हैं। और एक चीज़ मैं बात कर रहा था कि जहाँ तक बात कर रहे थे पोषक तत्वों को देने की बात हम कर रहे हैं और उसमें हम रसायनों को कम करने की बात कर रहे हैं,
तो एक सबसे बढ़िया विकल्प एक और हो सकता है हमारा जैव उर्वरक, बायो उर्वरक जी जी ना। जैव उर्वरक जिनमें कि हम जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ज़मीन को पोषक तत्व प्रदान करने के काम करते हैं, उनको भी हमको वापस ज़मीन में देना है। तो धीरे धीरे इन रासायनिक जो खादों की वजह से वो कम हो गया है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आमतौर से किसान भाइयों से जब हम बात करते हैं तो अब ज़मीन में केंचुआ नहीं मिलता। केंचुआ इस बात का घोतक होता है कि हमारी ज़मीन जो अभी तक जीवित है जी, जो को कुछ जैविक अंश होगा तो उसमें केंचुआ भी पनपेगा। तो रासायनिक खादों को डालने से, खासतौर से यूरिया डालने से हमारा केंचुआ भी खत्म हो गया, बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। अब बैक्टीरिया को हमको बाहर से लाना पड़ता है, जैसे पीएसबी है जी, पीएसबी डालते हैं तो उसके जो ज़मीन में के अंदर जो फॉस्फोरस हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको पॉली के उपलब्ध कराता है। राइजोबियम नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करता है। इन तीनों का विकल्प एक और मिला के हमने किया है, जिसमें तीनों चीज़ मिलती हैं। NPK कंसोर्टिया, जिसमें नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, पोटास भी मिलता है। इनको देने का तरीका जैसे भी आपने कहा कि जैसे किसान भाई अगर गोबर का खाद बढ़िया बना रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसके माध्यम से भी उसको इनरिच भी हम कर सकते हैं। इसमें सागरिका तो हम आपको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन जैव उर्वरकों को जैसे 50 किलोग्राम अगर आपने वर्मी कंपोस्ट लिया है या अच्छा हुआ सड़ा हुआ गोबर का खाद लिया है, उसमें आधा लीटर आप जो है जैव उर्वरकों की NP कंसोर्टिया की मात्रा मिला करके 6-7 दिन की छाया वाले स्थान। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अब चूँकि आपकी संस्था बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है, विश्व स्तरीय संस्था है, किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, इफ़को के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, इफ़को एक सहकारी संस्था है और सहकारी संस्था का मतलब ये किसानों की संस्था है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को 57 सहकारी समितियों के मिलाकर के की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को जो कृषि में लगने वाले आदान हैं, खासतौर से जो उर्वरक हैं, उनको प्रदान करना, सही समय पे प्रदान करना और सही दरों पर सही गुणवत्ता के साथ प्रदान करना और वाजिब कीमत पे प्रदान करना। इसके साथ साथ किसानों को इनके उपयोग की सही तकनीकी जानकारी देना, ये 3 उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। और आज इफ़को की जो वो है, इतना विकास हो गया है इफ़को का कि आज करीब 36,000 सहकारी समिति इसकी सदस्य हैं। और अभी आपने कुछ दिनों पहले एक मीडिया में भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आज इफ़को विश्व की नंबर 1 सहकारी संस्था हो गई है और ये हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और इसके जो पीछे हमारे जो किसान भाई हैं या जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इफ़को को इस ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। साथ साथ हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे जो सहकारिता नए मंत्री बने हैं अमित शाह जी, उनका भी मार्गदर्शन और सहयोग इसमें मिलता रहा है। और हमारे जो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी हैं, जो इनकी सोच और मार्गदर्शन हमको जो इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है, उनके सफल मार्गदर्शन की वजह से आज संस्था इस ऊंचाई पर खड़ी है। तो इफ़को जो सहकारी आंदोलन को मजबूत कर रही है, किसानों की सीधे तकनीकी रूप से सहायता कर रही है, उर्वरक लगातार प्रदान कर रही है, नए नए प्रयोग कर रही है और नैनो उर्वरक भी लेकर आई हैं। उसके उप महाप्रबंधक कृषि सेवाएं हमने बात की डॉक्टर दिनेश सोलंकी सर से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और नारायण सिंह मारण साहब जो कि मेंडोरी गांव के किसान हैं, सफल किसान हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि नैनो उर्वरकों के बारे में आपको अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी हम दे सके हैं। इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।